सही है। देखो नोट करते करते बोलते रहा करो। मुझे ना ऑफलाइन क्लास जब मैं लेती थी ना, तो लेती हूँ जो, तो मुझे बच्चों के रिस्पॉन्स की बड़ी आदत है। तो अभी मैं मान रही हूँ कि आप घर पे बैठ के सच में ये सुन रहे हैं, ऐसा मैं मान रही हूँ। और आप घर पर जब इसको पढ़ें तो उसी फीलिंग के साथ पढ़ें। कमेंट्स में मुझे बताना कि तुमको समझ में आ रहा है लेक्चर, क्योंकि मैं ऑनलाइन तुम्ही लोगों के कहने पर आई हूँ भाई। शुरू में मैंने लेक्चर्स डाले थे, बट उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि मैम प्लीज़ लॉन्ग लेक्चर्स लाइए। तो मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी है फील्ड की। मैम ये वाली डायरेक्शन बता तो दी, अरे ये तो इस रिंग की वजह से आई, और ये वाली डायरेक्शन इस रिंग की वजह से आई। मैडम नेट फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो भाई ये सारे जब बुक खोलोगे ना आप, ऐसे लाइन से सवाल होते हैं वाले, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, आप करना तुम सवाल। हेलो एमडीएंस, कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे। लेक्चर 1 जिसमें बायो-सैवर्ट लॉ हमने पढ़ाया, लेक्चर 2 जिसमें हमने एप्लीकेशन देखा बायो-सैवर्ट लॉ का, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, है ना, जिसमें हमने फाइनाइट वायर देखा था, इनफाइनाइट वायर देखा था, है ना, इनफाइनाइट लेंथ का, और सेमी इनफाइनाइट वायर देखा था। आज भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम बायो-सैवर्ट लॉ का। तो जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बायो-सैवर्ट लॉ बता देते हैं क्या होता है। एक क्विक रिकैप देख लो कि बायो-सैवर्ट ने बताया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, दैट इज डीएल वेक्टर, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। और अगर हमें उससे आर दूरी पर, उस एलिमेंट से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहां पर क्या चाहिए? फील्ड। तो ये आर वेक्टर हो गया और ये डीएल वेक्टर हो गया, इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो बायो-सैवर्ट कहते हैं, बायो-सैवर्ट कहते हैं बच्चों कि हम तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड तो बता देंगे, है ना, वहां तक का दिख नहीं रहा होगा ना, यहां तक का दिख रहा होगा बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट कहते हैं कि भाई हम तुम्हें पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होती है दैट इज डीबी, और उन्होंने बताई थी ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये होती है भैया फील्ड। और फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, या तो स्क्रू रूल लगा लो, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। करंट को रखो, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स कर्ल करो। पी पॉइंट पे देखो फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं, तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड होगी। अगर मैं इस रीजन में देखती तो आउटवर्ड होती। तो ये है भाई बायो-सैवर्ट लॉ, और आज हम करने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस। और अगर आपको बहुत डिटेल में बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ना है, जिसमें आप एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए, तो आप लेक्चर 1 जाके देखिए, ठीक है। और लेक्चर 2 में क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, और बहुत अच्छे सवाल कराए मैंने उसमें एंड में, तो जरूर देखना। और आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो इसमें 3 सी आ जाते हैं, सी सी सी, तो सी सी सी, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और जिसकी रेडियस ले ली है हमने ए। करें सवाल? सवाल क्या मतलब? एप्लीकेशंस ऑफ बीएसएल। तो यहाँ पे हमने लिया एक सर्कुलर लूप, गोला सही बनना चाहिए। ये लो सही बना है, हाँ मैडम थोड़ा बहुत तो सही बना है। ये है बेटा सेंटर, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये आई, ठीक है भाई, आई करंट फ्लो हो रही है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे बीएसएल। बीएसएल क्या कहता है भाई? डस्टर ले लें। बीएसएल कहता है कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल लो, और उसके बाद अगर तुम्हें पूरे की वजह से चाहिए तो इंटीग्रेट कर लो। हमने बता दिया तुम्हें छोटे से वजह से, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो, तो हमने काटा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूं सी 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 सी। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, है ना, जिसको हमने बोला डीएल वेक्टर, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही जो आई की है। तो करंट अगर इधर जा रही है तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर ले हम? टेंजेंट। तो एट दिस पॉइंट जो डीएल वेक्टर या करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हम उसके ऊपर, ठीक है। फील्ड कहाँ चाहिए मैम? सेंटर पे चाहिए। तो यहाँ से डीएल से सेंटर तक की दूरी, यहाँ पे रेडियस दिख रही है, यस मैम। तो क्या ये हो गया रेडियस वेक्टर? हाँ मैम। ये डीएल वेक्टर, यस। और ये एंगल हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल इज डीबी का मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ, ठीक है। डायरेक्शन अभी देख लेंगे कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, अब डीएल और आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 अपॉन
ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। मैम पूरे वायर की वजह से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन सेम आ रही है, अगर आ रही है तो फिर नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे और आएगी ही, क्योंकि करंट कैसी है देखो क्लॉकवाइज। पहले मैं तुम्हें थंब रूल लगा के बताती हूँ, ठीक है, फिर मैं एक तरीका बता दूंगी कि कैसे और पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर लूप्स की वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट का था, दिस इज डीएल एलिमेंट, और ये हो गया डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन। भाई ऐसे डीएल 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 बहुत सारे पूरे में काट सकते हैं ना भाई। और ये हो गया कौन सा वेक्टर, इधर की तरफ देखो फिर से आर वेक्टर, फिर से एंगल कितना बना 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे डीएल वेक्टर, ये किसकी डायरेक्शन डीएल वेक्टर की, ये किसकी आर की, है ना। तो यहाँ पर आर जो किसके बराबर है, वो रेडियस के बराबर है, तो एंगल कितना हुआ 90। सेम यहाँ पर देखो ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, ये सेंटर ए, कितना एंगल बना फिर से 90। तो या तो तुम थंब रूल लगा के जगह जगह निकाल लो, या डीएल क्रॉस आर से निकाल लो, है ना। देखो डीएल क्रॉस आर से भी निकालोगे तो ये डीएल है और ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ, डीएल क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि डीएल क्रॉस आर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो ये डीएल है, ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर इनवर्ट जा रहा है, तो यहाँ पे इनवर्ट हुई। यहाँ पे देखो ये डीएल है, ये आर है, तो डीएल से आर तक फिंगर वो स्क्रू टाइट करो तो किधर जा रहा है इनवर्ड। अगर ऐसे जा रहा होता तो आउटवर्ड। अच्छा या फिर एक और तरीका बताते हैं तुम्हें। मैंने स्ट्रेट वायर में क्या बताया था कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स कर्ल करो तो ये फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, करंट फील्ड, करंट फील्ड। यहाँ पे देखो राइट हैंड से ही बताऊंगी सर्कुलर लूप में, करंट फील्ड। करंट कैसी है देखो क्लॉकवाइज, इसमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो, जिधर भी जा रही है सर्कुलर लूप में लगाना ये, ठीक है, और जिधर थंब जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऐसे होती तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती, वरना तुम यहाँ पे थंब रूल से भी लगाओ, सारे देख आराम से आराम से आराम से सारे रूल लगा के दिखाते हैं कि कौन क्या क्या करता है, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ पर देखो ये करंट की डायरेक्शन जा रही है, एक छोटा सा एलिमेंट है, मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ही लगा रही हूँ, मान लो जो तुमने अभी तक सीखा है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। तो ये करंट की डायरेक्शन हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ से फिंगर कहाँ, अब वायर को पकड़ो, है ना, तो ये करंट की डायरेक्शन वायर को पकड़ेंगे, सी से कहाँ जा रही है इनवर्ड, और यहाँ से कहाँ आ रही है आउटर रीजन में आउटवर्ड, सी से इनवर्ड बाहर, यहाँ से आउटवर्ड, यानी कि सी पे डायरेक्शन है फील्ड की इनवर्ड। यहाँ से देख लो करंट की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कहाँ है नीचे, तो करंट ऐसे थंब ऐसे रखा मैंने। अब फिंगर्स को ऐसे, फिंगर्स की टिप्स देखना, ये नहीं कि तुम ऐसे देख दो। सी से फिंगर्स कहाँ जाएंगी इनवर्ड, मैं वायर को पकड़ूंगी तो ये इधर सी है ना, तो कहाँ जाएंगी इनवर्ड, और इधर से आउटवर्ड आएंगी, तो इस वाले रीजन में आउटवर्ड, और इस वाले रीजन में देखो देखो इस वाले रीजन में इनवर्ड इनवर्ड, फिर इधर से निकल रही है तो आउटवर्ड। सेम यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन, तो देखो सी पे फिंगर्स इनवर्ड, वायर को पकड़ा इधर से आउटवर्ड, इसको देखो वायर को पकड़ो करंट की डायरेक्शन ऊपर, सी इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट एकदम सोचना है तो तुम कहो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, किसमें इन सर्कुलर लूप, ठीक है। और बाकी तुम किसी से भी लगा दो, डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल, करंट फील्ड, करंट फील्ड, करंट फील्ड, ठीक। तो एक बार आराम से देखना, आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। फिलहाल क्या हर एलिमेंट की वजह से सेंटर पे फील्ड इनवर्ड है, हाँ कि ना, हाँ मैम, सेंटर पे जो फील्ड की डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड आ रही है। तो क्या अगर मुझे नेट फील्ड चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूं किसको, डीबी को, डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा मैम लिमिट देखेंगे यहाँ पे किसकी लगेगी, चलो देखते हैं। बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, करंट कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, और अंदर बचा डीएल। अब भैया डीएल की लिमिट लगानी है, डीएल 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 कहाँ से, यहाँ से शुरू करके यहीं तक पहुँच सकते हो। देखो पूरी सरकमफ्रेंस हो गई ना, तो लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई ए, है ना, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये बचा म्यू नॉट आई ए के से ए कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 दूनी 4, म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना। ये आई सेंटर पे फील्ड, सब लोग लिख रहे हैं ना, कहाँ आई, सेंटर पे, करंट फील्ड सेंटर पे आई और इनवर्ड आई, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होती तो आउटवर्ड आती, बहुत बढ़िया। तो इसको भाई लर्न कर लो, वरना भाई लर्न नहीं, अगर याद नहीं आया एग्जाम में तो करके देख लेना, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है ये तो, ठीक है। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े,
ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाय 2a कहाँ पे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे। हटा दें, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब किसकी वजह से निकालेंगे हम, अब किसकी वजह से निकालेंगे, अब मैं करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर लूप ले रही हूं, सेमी सर्कुलर लूप है ना, नीचे वाला दिख रहा है, यहां लिख देती हूं सेमी सर्कुलर लूप। लो भाई ये रहा सेमी सर्कल, इसमें फिर से करंट ऐसे ही जा रही है और इसकी भी रेडियस मैंने कितनी मान ली, ये सेंटर है, ए रेडियस है। ठीक, सेम कहानी इसमें भी होगी। अब देखो एक बात, बच्चे कुछ डायरेक्ट भी कर लेते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम पूरे सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे फील्ड कितनी है, एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप कितनी फील्ड है मैम, म्यू नॉट आई बाय 2a इतनी है ना। अब अगर मुझसे पूछा जाए बी मुझे सेंटर पे ही चाहिए ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कल वायर है ना, लूप तो क्या ही होगा, बंद नहीं है ना, सेमी सर्कल यहां से हटा दो, सेमी सर्कुलर वायर लिख दो, है ना, सेमी सर्कुलर वायर, इसकी वजह से सेंटर पे, दिस इज सेमी सर्कुलर वायर और मुझे सेंटर पे क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। तो कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे म्यू नॉट आई बाय 2a और मैम डिवाइड कर दो 2 से, तो मैम आना चाहिए म्यू नॉट आई बाय 4a। बोलो हाँ की ना, हाँ। फील्ड कहाँ बनेगी, क्लॉकवाइज है, देखो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड यानी कि क्रॉस, है ना। अब अगर मैं इसका डेरिवेशन करती पूरा, तो पिछले वाले की तरह देखो एक छोटा सा एलिमेंट काटा, दैट इज dl, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर एंड ये रेडियस हो गई, तो ये a वेक्टर, एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 90। तो बाय सावर्ट कहते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन रेडियस, डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, जहां पे तुम्हें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे नेट फील्ड के लिए वही dl 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 काटोगे, बट ध्यान रखो यहाँ पे क्या लगाओगे, थोड़ा ये फास्ट चल रही हूँ क्योंकि ये तुम अभी कर चुके हो, तो यहाँ पे तुम लिमिट लगाओगे i बाहर a स्क्वायर बाहर dl, तो dl की लिमिट यहाँ पे देखो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर वायर है, तो 0 से पाई a लग जाएगी, 0 से पाई a लग जाएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a स्क्वायर, अपर लिमिट dl का इंटीग्रेशन l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a से a कैंसिल, तो कितना आया ये म्यू नॉट आई, और देखो पाई से पाई भी कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाय 4a। लो भाई डेरिवेशन से भी वही आया, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड देखो यहां से डायरेक्ट निकाली, कितनी आई म्यू नॉट आई बाय 4a, और यहां से भी कितनी आई म्यू नॉट आई बाय 4a। तो ये करके दिखाने का मतलब है देखो हम श्योर हो जाते हैं, जब हम किसी चीज को इतना डेप्थ में करके देखते हैं ना, तो हमें एक अंदर से भरोसा होता है ना। एक हुआ कि हमने डायरेक्ट देख लिया, एक हुआ नहीं भाई करके देखेंगे, तो वो चीज तुम कभी नहीं भूलोगे और कंसेप्ट स्ट्रांग होता है उससे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलो जी चलो। अब इसी में ना मैं एक और करके दिखा देती हूँ बिना रब करे तुम्हें। आर्क एक वो क्वाड्रेंट ले लेते हैं, चलो एक ये ऐसा वायर ले लेते हैं, इतना है ना, और जो सेंटर पे मतलब पहले पूरा सर्कल लिया, फिर सेमी सर्कल लिया, अब ये क्वाड्रेंट ले लिया, और सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90, रेडियस है a, यहाँ पे फील्ड चाहिए, ऑफ कोर्स ये 90 यहाँ पे बना रहा होगा। अब यहाँ पे फिर से करंट इधर जा रही है, अब देखो करंट की डायरेक्शन में क्या रखो, करो फिंगर्स कर्ल, और थंब कहाँ जा रहा है इनवर्ट, सी पॉइंट पर, है ना, सेंटर पे, तो यहाँ पर भाई फील्ड इनवर्ट ही होगी। अब एक बात सोचो, अब मैं इसका पूरा डेरिवेशन करूँ, वही लिमिट चेंज कर दोगे बस तो हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ, तो B एट सेंटर ड्यू टू दिस क्वाड्रेंट, जो वायर है करंट कैरिंग हमारा इस फॉर्म में, उसकी वजह से कितना होगा मैम, पूरे सर्कल की वजह से कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, वहीं बैठे बैठे म्यू नॉट आई बाय 2a होता है। तो अब क्वाड्रेंट की वजह से सेमी सर्कल के लिए किया था, तो क्या किया हमने हाफ, क्वाड्रेंट जो है उसकी वजह से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/4, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 8a। क्या मेरी बात समझ रहे हो, डायरेक्शन क्या हुई इनवर्ट। तो एक बार रिवाइज कर लो, पूरे वायर की वजह से, पूरे वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2a, सेंटर पे निकालना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सेमी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4a, और क्वाड्रेंट की वजह से सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई बाय 8a, है कि नहीं है। चलो ये तो हो गए मेन बातें। अब मैडम अगर ऐसा वायर मिल गया जो एंगल पे
जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या करेंगे? तो देखो क्या करेंगे, छाप लो पहले से, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई सबकी? मैं साइड हो जाती हूँ। हाँ, अब नोट कर लो। नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, PYQ लगाते रहें, फिजिक्स बढ़िया लगेगी आपको। फिजिक्स को जितना टाइम दोगे फिजिक्स तुम्हारी, है ना? चलो, अब मैं निकाल रही हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, है ना? और उसकी वजह से कहां पे निकाल रही हूं मैं? एट सेंटर, है ना? या ये कहो कि मेकिंग एंगल थीटा एट सेंटर, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पता करनी है? एट सेंटर ही निकालनी है। चलो भाई देखो कैसे करेंगे इसको, इसको भी डायरेक्ट बताऊंगी बट बाद में, पहले कर लो, ठीक है? ये लो, ये तुम्हारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, ठीक है बेटा? ये सेंटर है और ये सेंटर पे आर्क थीटा एंगल बना रही है, रेडियस a है। इसका भी वही प्रोसीजर होगा, छोटा सा करंट एलिमेंट काटो, उसकी डायरेक्शन लो, दैट इज डीएल वेक्टर, और देखो यहाँ से मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए? फील्ड, है ना? तो आर वही वाला लेते हैं हम, और आर की डायरेक्शन इधर ही को लेते हैं, तो ये आर वेक्टर हो गया। और आर किसके बराबर है? क्या ये रेडियस होगा? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये ए ही होगा। ए वेक्टर और डीएल वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, जो थीटा लगता है ना बीएसएल में, वो किस किस के बीच का लगता है? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। मैम आर वेक्टर क्या होता है? जहां से जहां को जा रहे हैं, जैसे यहां पर फील्ड चाहिए तो यहां से चलो 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 तो एरो इधर लगेगा, समझे? चलो, तो यहां पर एंगल देखो कितना बना? 90। मैं कहूँ इस छोटी से आर्क की वजह से इसकी लेंथ मैं मान लेती हूँ कितनी? L लेट कर लेते हैं, लेट की है मैंने, ठीक है? तो यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड, BSL जिंदाबाद, बाय BSL, अकॉर्डिंग टू BSL, बाय नहीं, अकॉर्डिंग, बाय-सेवर्ट लॉ के अनुसार, बाय-सेवर्ट लॉ के अनुसार क्या होगा? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा, और डिस्टेंस है जहां पे मुझे फील्ड निकालनी है a स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह लगा देंगे 90, तो db आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। सही है? देखो नोट करते करते बोलते रहा करो। मुझे ना ऑफलाइन क्लास जब मैं लेती थी ना, तो लेती हूँ जो, तो मुझे बच्चों के रिस्पॉन्स की बड़ी आदत है। तो अभी मैं मान रही हूँ कि आप घर पे बैठ के सच में ये सुन रहे हैं, ऐसा मैं मान रही हूँ, और आप घर पर जब इसको पढ़ें तो उसी फीलिंग के साथ पढ़ें, ठीक है? चल, तो यहाँ पर इस आर्क की वजह से निकालनी है मुझे, है ना? तो मैं कहूँगी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, तो कहोगे बी। अच्छा, डायरेक्शन देखो, कर्ल योर फिंगर इन द, देखो तुम राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, बाकी मैं इससे निकालती हूँ, है ना? कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जा रहा है इनवर्ड, तो नेट फील्ड इनवर्ड ही होगी हर एलिमेंट की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे बी ये इनवर्ड है, और नेट फील्ड भी कहाँ आएगी हमारी? इनवर्ड। डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी, डीबी की वैल्यू रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई ए स्क्वायर। अब जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैडम आई भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में बचा मैडम dl। अब मैडम ये बताओ dl की लिमिट क्या लगाएं? dl की लिमिट क्या लगेगी? तो हम कहेंगे मैम यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ l है, तो तुम कहोगे मैम 0 से l लगा दो, बट l हमने लेट किया है, तो कभी भी आंसर गिवन टर्म्स में लाना चाहिए, लेट की हुई टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। अब l तुमने यहाँ पे लेट किया है, अगर यहाँ पे l गिवन होता मैं dl का l लगाती और अपर लिमिट माइनस लोअर कर देती, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगी? लिमिट मुझे चाहिए, कैसे 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 कैसे? l की वैल्यू लगाएंगे। देखो शुरू में तो 0 से l ही लगा दो, फिर l की यहाँ पे वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। क्या सबने बचपन से ये पढ़ा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस? हाँ मैम पढ़ा है। एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितनी है मैडम? l, और रेडियस कितनी है बेटा? a, तो l की वैल्यू आ गई a थीटा। अब यहाँ पे कर लो पहले, तो तुमने कहा मैम यहाँ पे हम करते हैं
देखो हम उधर भी कर सकते हैं, यही कर लेते हैं। b इज इक्वल टू, नहीं चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई ए स्क्वायर डी एल का इंटीग्रेशन l, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l माइनस 0, है ना। अब हम यहाँ पे l की वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि इस टर्म्स में आंसर, अगर l की वैल्यू पता है तो भाई यहीं पे लगा दो, नहीं पता तो भाई स्टैंडर्ड तो यही निकलेगा जो मैं निकाल रही हूँ, a थीटा, एक a से एक a कैंसिल, तो b की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a इंटू थीटा, और ध्यान रहे, और डायरेक्शन क्या आ रही है मेरी यहाँ पे इनवर्ड, एंटी क्लॉक होती तो आउटवर्ड। दूसरी बात, क्योंकि ये तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा रहे हो तो सब कुछ ऐसा यूनिट में, जैसे करंट एम्पियर में, ये किस में, मीटर में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो ये थीटा की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो रेडियन में होती है, रेडियन होती है ना। जो डिग्री होती है वो अदर यूनिट होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ रहे हो। तो यहाँ से लगा दो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने होंगे, या 60 डिग्री में कितने होंगे, तो 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अगर ये लगाना है फॉर्मूला तो, बाकी तो मैं अभी तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगी जिससे बिना रेडियन में लगाए भी काम चल जाएगा। तो ये समझ में आया, इसको पॉज करके नोट करो चलो जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम कमेंट्स में मुझे बताना कि तुमको समझ में आ रहा है लेक्चर, क्योंकि मैं ऑनलाइन तुम ही लोगों के कहने पर आई हूँ भाई। शुरू में मैंने लेक्चर्स डाले थे, बट उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि मैम प्लीज़ लॉन्ग लेक्चर्स लाइए, तो मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं एक बात बता दूं, मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना पसंद नहीं है, मैं नहीं पढ़ाती डिजिटल बोर्ड पे, मुझे लगता है पूरी फील इसी में आती है, और एक सही से लिखा होना चाहिए और सही से बात होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं कभी भविष्य में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दें तो देखते हैं वो भी कर लेंगे। चलो अब कहाँ पहुंचे हम, आर्क पे। हाँ मैं तुम्हें शॉर्टकट बताने वाली थी, मतलब यही चीज क्या आएगी। तो हमारा आया था ये फॉर्मूला, बी कितना आया था हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा, यही आया था ना, हाँ यही आया था ना, हाँ यही आया था। अब मैं निकाल रही हूं कि देखो पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, जो पूरा सर्कुलर लूप था उसकी वजह से एट सेंटर कितनी फील्ड आ रही थी, म्यू नॉट आई बाय 2a, यही आ रही थी। और सेंटर पे कितना एंगल बनता है बोलो, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा होता है पूरा, सॉरी सेंटर पे सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे कितना एंगल बनता है, देखो पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब रेडियंस में 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन की वजह से सेंटर पे फील्ड बन रही है म्यू नॉट आई बाय 2a। अच्छा मैम 1 रेडियन की वजह से कितनी बनेगी, तो हम कहेंगे म्यू नॉट आई बाय 2a बेटा, और इसे 1/2 पाई से डिवाइड कर दो। फिर हमें कितने रेडियन की वजह से चाहिए थे, याद करो, सर्कुलर लूप आई, और सेंटर पे कितना एंगल है, थीटा, तो हम कहेंगे थीटा रेडियन की वजह से मैम सेंटर पे कितनी फील्ड बनेगी, तो हम कहेंगे म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू थीटा बाय 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई। क्या वही बना, देखो क्या वही बना जो भी हमने निकाला था फॉर्मूला, क्या निकाला था, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए इंटू थीटा, तो म्यू नॉट 2 दूनी 4, 4 पाई आई बाय ए इंटू थीटा, क्या यही निकाला था हमने। और इससे देखो 3 स्टेप्स में आपको ऐसे याद रहेगा, अगर आप कभी भूलेंगे कि भैया 2 पाई की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2a, 1 रेडियन की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू 1/2 पाई, थीटा रेडियन की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू थीटा बाय 2 पाई, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो कि सर्कुलर आर्क है या फिर पूरा सर्कल है या फिर सेमी सर्कल है, उसके सेंटर पे फील्ड्स की वैल्यू ये होती है, समझ गए। चलो जी, अब मैडम बात बताओ, अभी तो आप कह रहे थे कि मैम रेडियन में बिना लगाए भी काम चल जाएगा, हाँ तो देखो एक बार मैंने उसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, मतलब ये दूसरे फॉर्म में है वही बात। अब ध्यान से सुन, क्या यहाँ पे ऊपर और नीचे ये दोनों ही एंगल है। अब अगर तू ऊपर वाले एंगल को रेडियन में लगाए और 2 पाई भी यहाँ पे किसमें है, रेडियन में, ठीक है, तो अगर तू 2 पाई लिख रहा है तो ऊपर थीटा रेडियन में लगाना है, लेकिन क्या ये रेशियो है, हाँ मैडम रेशियो है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू थीटा
और 2 पाई को लिख दूं 360 डिग्री। तो अगर मैंने नीचे 360 डिग्री ले लिया तो ऊपर भी मैं इन डिग्री में लगा सकती हूँ। हाँ, इससे क्या होगा मैम, मेन आंसर पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर डिग्री से डिग्री, यूनिट से यूनिट कैंसिल, रेशियो है ना। तो यहाँ पे अगर ये लिख रहे हो तो ये भी, ये रेडियन में लगाओगे तो नीचे 2 पाई लोगे, लेकिन अगर थीटा डिग्री में लगा रहे हो तो नीचे 360 डिग्री लोगे। ठीक है, तो ज्यादातर हम यही यूज कर लेते हैं कि हम तो यही यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू थीटा डिग्री में लगाएंगे और 360 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि 2 पाई किस में होता है, रेडियन में, तो ये भी किस में लगाना होगा, रेडियन में, तभी आएगा सही आंसर। पता चला तुमने ऊपर डिग्री में लगा दिया और नीचे रेडियन है, तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रहनी चाहिए या आपको समझ में आनी चाहिए। आ गई होगी। चलो न्यूमेरिकल करें भाई इसके, चलो न्यूमेरिकल करते, सबसे पहले सबसे फेमस न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो लो भाई, कौन सा न्यूमेरिकल करें, सबसे फेमस वाला मैम, ये लो, ये तुम्हारी बुक्स में भी होता होगा, आया हुआ भी है। ये 2 आइडेंटिकल रिंग्स हैं। कैसे है, मेरे पास कड़ा नहीं है, पता है ऑफलाइन में तो बच्चे बैठे होते हैं, मैं उनसे कड़ा ले लेती हूँ, मैंने भी पहना नहीं है, अब ये निकलेगा नहीं। किसी भी सर्कुलर लूप का ये फ्रंट व्यू होता है, सामने से देख रहे हो तो ऐसा सर्कल नजर आ रहा है। अब मैं अगर इसी को ऐसे रख दूं, मतलब ऐसे साइड व्यू देखूं तो ऐसे होगा, ये है ना, फ्रंट से जो ऐसा है वो साइड से ऐसा होगा। हाँ मैडम, क्या ऐसा होगा, दिस इज साइड व्यू ऑफ सर्कल एंड दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसमें ये वाली जो होती है, ये जो तुमने ऐसे रखा, ऐसे इमेजिन हो रहा है ना, ये इमेजिन हो रहा है। हाँ, तो ये जो आगे वाली है, आगे वाली ये होती है, क्योंकि इधर से चले तो सबसे पहले ये पड़ी, तो ये आगे वाली होती है। ठीक है, तो इसमें अगर करंट ऐसे दी है, मतलब तुम समझे करंट कैसे दी है, ऐसे, समझ पा रहे हो। हाँ, अच्छा, अगर मैं ऐसे रखूं किसी सर्कुलर लूप को, तो मैंने ऐसे रखा है, यानी कि ऐसे, मतलब ऐसे रखा है सर्कल, ऐसे, जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर चीज का, ये क्या है, फ्रंट व्यू है ना, रेक्टेंगुलर लूप का, और ये क्या है, साइड व्यू है ना। ऐसे लूप में इमेजिन कर लो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ठीक, अब अगर मैं लूप में ये इमेजिन कर रही हूं तो ये वाला जो है ये आगे वाला है। ठीक है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। ठीक, तो ऐसे ही मैंने 2 आइडेंटिकल रिंग्स लिए हैं। आइडेंटिकल रिंग्स मतलब जिनका सब कुछ सेम है, रेडियस, शेप, साइज सब कुछ सेम है, यानी कि रेडियस कितनी है इनकी, गिवन है r, और इन दोनों का सेंटर जो है वो सेम है, कंसेंट्रिक है, और इस तरह से एक दूसरे में, तुम समझ रहे हो कैसे रखा, एक ऐसे है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, और एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए हैं, और ये दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, और दोनों में करंट भी सेम है, दोनों में आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो पूछा है सेंटर पे क्या फाइंड आउट करो, फाइंड एट सेंटर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, है ना। तो करें इस सवाल को, चलो जी। तो क्या तरीका है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं मैम, B एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2a, अब यहाँ रेडियस r है तो 2r ले लेंगे। चलो फॉर्मूला तो ये है। डायरेक्शन किससे निकालते हैं, बताओ भाई, डायरेक्शन किससे निकालेगा, करंट फील्ड है ना। तो यहां पर अगर मैं पहले, दिस इज फर्स्ट रिंग एंड दिस इज सेकेंड रिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिंग 1 कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, तो कहोगे मैम B इज इक्वल टू B1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। डायरेक्शन देख लेते हैं और बना भी लेते हैं। तो ये रिंग 1 है और मैंने ये कहा आगे वाला, ये रिंग इमेजिन हो रहा है ना। तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आ रहा है इस साइड, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आ रहा है इस साइड। तो सेंटर पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड B1। अच्छा ये देखो ये है कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरी रिंग देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिंग 2। तो ये ले रहे हैं हम, है ना। और थंब कहाँ जा रहा है मेरा, ऊपर। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर। दिस इज B2। कितने एंगल पे बन रहे, अब देखो क्या मुझे B1 और B2 दोनों की डायरेक्शन मिल गई,
तो B2 का जो मैग्नीट्यूड आया वो तो वही आएगा, देखो म्यू नॉट आई बाई 2r, क्योंकि करंट दूसरे में भी आई है और पहले में भी आई है। कर योर फिंगर, ये फील्ड की डायरेक्शन, कर योर फिंगर, ये फील्ड की डायरेक्शन। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, और B1 और B2 का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है मैम, कितना है B। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, और सबको आंसर पता है कि बी नेट कितना आता है। बी नेट कैसा आता है ऐसे केस में, डायरेक्ट पता होता है वैसे बच्चों को, मैं बता भी दूंगी। आंसर आता है √2b। कितना आता है, √2b। नहीं तो तुम ऐसे करके देख लो भैया, देखो पूरा करके देख लो। बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2b1 B2 cos 90। cos 90 वाली टर्म क्या हो जाती है 0। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √2b स्क्वायर, b बाहर तो कितना आ गया p√2। ऐसे ही याद रखो, कुछ चीजें याद रखो भाई। अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे से अगर 60 डिग्री पर होते तो आंसर आता है √3b। √3b 90 डिग्री पर होते हैं तो आंसर आता है √2b। समझ गए? तो यहां पर b की वैल्यू डाल दो, √2 और b की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई बाय 2r। बताओ इसमें क्या कमी रह गई, आंसर पूरा या कुछ और करें? बताओ 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 बताओ। बात यह है कि यहां पे तुम्हें डायरेक्शन भी बतानी है फील्ड की। मैम ये वाली डायरेक्शन बता तो दी, अरे ये तो इस रिंग की वजह से आई, और ये वाली डायरेक्शन इस रिंग की वजह से आई। मैडम नेट फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो भाई अगली बात भी तुम्हें बात पता होनी चाहिए, चैप्टर 1 में शायद पढ़ा भी हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम होते हैं दोनों वेक्टर के, तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है, यानी कि कितने डिग्री पर मिलेगा 45 पे, जस्ट 45 डिग्री पे मिलेगा। ये 45 डिग्री पे मिलेगा, इधर से भी 45 पे, इधर से भी 45 पे। मैडम अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते? 11th क्लास बेटा, 11th क्लास, कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों किसी एंगल थीटा पे है, और इनका याद है पैरेललोग्राम से क्या मिलता था हमें, नेट मिलता था आर रिजल्टेंट, और कितने एंगल पे रिजल्टेंट मिल रहा है दैट इज अल्फा, और अल्फा का वैल्यू होता था tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इससे आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता कर सकते हो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर्स के तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां से कैलकुलेट करके भी देखोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको नोट कर लो पहले तो ये सब। बाकी आपको अपने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सीधा ये सवाल करना था, ये देखो सीधा आंसर आपको ये करना था, ये खत्म खत्म है ना। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कितने पे मिलेगा, एट 45 डिग्री फ्रॉम B1 वेक्टर है ना एंड B2 वेक्टर। और डायग्राम में आपने दिखाई दिया कि भाई B1 और B2 से कितने डिग्री पर मिलेगा, बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया? अच्छा, इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं कई लोग, तो कैसे लिख देते हैं, देखो बी नेट, अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं बी नेट की, तो बेटा देखो फील्ड इधर बन रही है और ऊपर बन रही है, तो नेट में ये कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा, मैं हम कैसे लिखते हैं फील्ड को, एक्स डायरेक्शन की फील्ड प्लस वाई डायरेक्शन की फील्ड प्लस जेड डायरेक्शन की फील्ड। ठीक, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखो जे में तो बन रही है, एक्स में अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, तो B1 कितनी बनी माइनस म्यू नॉट आई बाय 2r, और ये आई कैप इस तरफ बनी। जे में कितनी बनी प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r प्लस जे कैप, नीचे बनती तो माइनस जे कैप, के में कोई फील्ड नहीं है तो ये तो जीरो हो गई टर्म, यानी कि ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई अगर हमें लिखना है तो। मैं तुम्हें सारी बातें सिखा दे रही हूँ जैसे तुम्हें चाहिए। फिर बी नेट अगर तुम इसके बी नेट ऐसे भी निकालते ना, अंडर रूट आई के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे के मल्टीपल का स्क्वायर, कैसे निकालते हो मैग्नीट्यूड बी नेट का, याद है 11th, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर निकालते हैं। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसे तुम्हें मन करे। बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, आपके स्कूल के टीचर किसी तरीके से करा रहे हैं, तो भाई सबका मतलब एक ही है, ऐसे करोगे तब भी यही आएगा बी नेट, और ऐसे करोगे तब भी यही आएगा बी नेट। सब बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब मैं अपने मार्कर में इंक डाल लूं, तुम लोग नोट करो। ये अगला सवाल देखो, ये इसमें एक लूप है इस शेप का और इसमें करंट फ्लो हो रही है,
आई, और यहां से ये डिस्टेंस है ए और बाहर वाली डिस्टेंस है बी, और सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा सी, ये सेंटर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। चलो भैया, जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो उस सवाल को सेगमेंट्स में तोड़ लो। मतलब कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक तो मुझे ये नजर आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि मुझे 4 पार्ट की वजह से फील्ड निकालनी। याद करो जब हम स्क्वायर लूप की वजह से निकाल रहे थे तो हमने फाइनाइट लेंथ का 1, 2, 3, 4 लेक्चर 1 में सिखाया है। फिलहाल यहाँ पर देखो, क्या मैं इसको फर्स्ट पार्ट मान लूँ, ये सर्कुलर आर्क दूसरी, ये मुझे तीसरा स्ट्रेट वायर नजर आ रहा है और ये चौथा भी स्ट्रेट वायर नजर आ रहा है। यानी कि अगर मुझे बी नेट चाहिए सेंटर पे तो मुझे वेक्टर सम करना होगा। पहले की वजह से नेट फील्ड कितनी बन रही है, दूसरे की वजह से कितनी बन रही है, तीसरे की वजह से कितनी बन रही है और चौथे की वजह से कितनी बन रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और उस हिसाब से ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो देखो पहले देखो तीसरा और चौथा। क्या मैंने कल तुम्हें ये बात बताई थी, जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर वो समझें, कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और उसके अलोंग ही पॉइंट पी है ना, तो वो उस पॉइंट पी पर जो उस वायर के अलोंग है उस पर फील्ड की वैल्यू 0 होती है। बताया था ना, दिया तले अंधेरा, जग में रोशनी दे रहा है बट अपने ही अलोंग फील्ड 0 है भैया। ठीक है, तो इसकी 0 है यहाँ पे फील्ड अलोंग में। अब देखो भाई, क्या ये जो वायर है, ये पॉइंट सी जहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए, इसके अलोंग पड़ रहा है? हाँ मैम, अलोंग पड़ रहा है, ये इसके अलोंग पड़ रहा है। यानी कि B3 की वजह से B3 कितना हो जाएगा, 0। इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये वायर इसके अलोंग है और वहाँ पे फील्ड क्या होती है, 0। ऐसे देखो, ये वायर भी इसके अलोंग है और ये कौन सा सेगमेंट है, चौथा, यानी कि B4 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये दो तो भैया 0 हो गए। कुछ भी कटता है तो कितना अच्छा लगता है ना, 0 0। अब मुझे क्या निकालना है, B1 और B2। ये सर्कुलर आर्क है तो B1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। याद है सर्कुलर आर्क की फील्ड अभी बताई थी, μ0 I/2a इंटू थीटा बाय 2 पाई, यही होती है ना। चलो एंगल कितना बन रहा है, थीटा, 2 पाई, करंट कितनी है I और रेडियस है a, मतलब डिस्टेंस कितनी है इसकी, रेडियस ही तो लगाते थे यहाँ पे, a क्या होती थी, रेडियस, तो कितनी हो गई a। चलो अच्छा, इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन देखनी बहुत जरूरी है। डायरेक्शन नहीं पता होगा तो ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या पता। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब आ रहा है कहाँ, इनवर्ड। तो इस वाली आर्क की वजह से फील्ड बनी इनवर्ड। अब दूसरी वाली देखो, अच्छा दूसरे वाली भी सर्कुलर आर्क है लेकिन ये भी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो B2 का मैग्नीट्यूड देखो भैया, μ0 I/2a इंटू थीटा बाई 2 पाई। ध्यान रहे रेडियस लगानी है, b a यहाँ पे रेडियस है, बट दूसरी वाली सर्कुलर आर्क की रेडियस a नहीं है, b है, तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा b। डायरेक्शन देखो, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब आ रहा है बाहर। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब आ रहा है बाहर, तो ये हो गया आउटवर्ड। इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। अब देखो, एक फील्ड इनवर्ड है और एक की वजह से फील्ड आउटवर्ड है, तो मुझे नेट फील्ड अगर निकालनी है मैग्नीट्यूड वाइज तो मुझे देखना पड़ेगा इन दोनों में से बड़ी कौन है, क्योंकि एक बन रही है अंदर और इसके जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा, है ना, एंगल 180 हो गया। अरे 1/√B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 180, वही आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भाई देखो कौन बड़ा है, I तो सेम है, हाँ मैम I तो सेम है, रेडियस बड़ी है B की, यानी कि B बड़ा है A से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। यहाँ पे देखो रेडियस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो ज्यादा दूर उसकी फील्ड उतनी कम, और करंट भी सेम है, या तो करंट ये इसमें ज्यादा होती तो फील्ड हो सकता है कि बाहर वाले में भी ज्यादा हो सकती थी अगर करंट की वैल्यू इससे और इसमें चेंज होती, बट करंट दोनों में सेम है, ये ज्यादा दूर है और ये पास है, कौन ज्यादा फील्ड बना रहा होगा, ये वाला, यानी कि B1 माइनस B2, जो बड़ा है वो छोटे वाले को मार देगा, मार इन द सेंस कि नेट फील्ड की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में बचेगी जो बड़ा है, यानी कि नेट फील्ड बचेगी इनवर्ड, जो कि ये बना रहा है। तो कितना आएगा भाई, B1 की वैल्यू μ0 I/2a इंटू थीटा बाय 2 पाई माइनस μ0 I/2b इंटू थीटा बाय 2 पाई, कॉमन ले लो, μ0 I/ और इंटू थीटा बाई 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4 पाई हो गया यहाँ पर,
अंदर क्या बचेगा बेटा, 1/a माइनस 1/e, चाहो तो एलसीएम लेके कर लेना, वरना लिख देना इनवर्ड इतनी, अरे ए बी एलसीएम ले लेना, ऊपर b माइनस ए आ जाएगा और ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे दिमाग लगा लेना इनमें, ये सवाल मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाते हैं बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। हटा दूं, नोट्स बनाना बेटा। अच्छा, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, मैम इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। देखो मैं I लेके करा रही हूँ, अगर आपको बुक्स में वैल्यूज दी हो तो आप वैल्यू लगाओ उसमें, ठीक है, जो भी वैल्यू दी हो। इसकी रेडियस दी हुई है R1 और इसकी रेडियस दी हुई है R2, और मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले लेती हूँ, एक करंट ऐसे ले लेती हूँ, ये सेंटर है। क्वेश्चन बोलो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो मैडम यहाँ पे 2 सर्कुलर लूप हैं, तो नेट फील्ड सेंटर पे दोनों की वजह से बनेगी B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन देखो, फिर देखो क्या करना है। तो पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप है, सेंटर पे फील्ड है, फॉर्मूला सबको आता है, बोल दो जरा, μ0I/2a, रेडियस कितनी है यहाँ पे R1, डायरेक्शन कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब आ रहा है बाहर यानी कि डॉट। चलो B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं, दूसरा सर्कल, करंट ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन देख लो पहले, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जा रहा है इनवर्ड। अच्छा, ये भी सेंटर है, पूरा सर्कुलर लूप है, तो फॉर्मूला होता है μ0I/2R2। ठीक है, अब मुझे नेट फील्ड चाहिए। मैम एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, पूरे 180 डिग्री पे हैं, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। क्या मैंने I1 I2 नहीं लगाए? नहीं, I1 I2। चलो, अब मैम इसमें कैसे पता चले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? इसमें तो I1 I2 आपने ऐसे ले रखे हैं, बताया भी नहीं है। अरे भाई, अगर कोई न्यूमेरिकल होगा उसमें तुझे दिख जाएगा, नहीं तो गिवन होगा। मान ले इसमें 3 एम्पियर दिया है, इसमें 4 एम्पियर दिया है, या कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, तो मान लिया है ना, निकाल के देखना पड़ेगा एक समझ बात को। अगर मैं यहाँ पे I1 I2 की कोई वैल्यू ले लूँ, रेडियस भी यहाँ पर चेंज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है, I पर भी और R पर भी। ठीक है, दूर वाला भी ज्यादा फील्ड बना सकता है सेंटर पर अगर उसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रही है ना। तो इनको अगर जब गिवन होगा तो तुम्हें क्या करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन भैया बड़ा आया और कौन छोटा आया, और फिर निकालोगे तुम नेट फील्ड। यहाँ पे मैं ये मान लो अभी के लिए मैं मान ले रही हूँ कि B1 की वैल्यू बड़ी है B2 से, ऐसी मैंने लेट कर लिया, या मैं करंट दोनों में सेम ले लेती, है ना, करंट दोनों में सेम लूंगी तो क्लियर ही है, तो पास वाला ज्यादा फील्ड बनाएगा और दूर वाला कम फील्ड बनाएगा, है ना। तो अगर नहीं है करंट सेम तो फिर आप देखोगे भाई कैलकुलेट करके, है ना। तो यहाँ पे B1 बड़ा है B2 से, मैंने ये लेट कर लिया, तो मेरी नेट फील्ड क्या होगी, B1 माइनस B2, है ना, और जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन में फील्ड बच जाएगी। तो B1 आ गया मेरा ये μ0I1/R1 2R1 और माइनस μ0I2/2R2, है ना। और नेट फील्ड कहाँ बची बेटा मेरी, आउटवर्ड। वैल्यूज गिवन है तो वैल्यूज रख के कर लेना उन सवालों को। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं। ये सारे जब बुक खोलोगे ना आप, ऐसे लाइन से सवाल होते हैं वाले। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, आप करना तुम सवाल। ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो, और ये लो। ठीक, करंट आई जा रही है इस पूरे सेगमेंट में, आई। ठीक है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। क्वेश्चन क्या है, वही, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, पूरा एक लूप है। क्या सिखाया मैम ने ऐसे सवालों में? ऐसे सवालों में मैम ने सिखाया कि तोड़ लो सवाल को, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा, अंदर वाला तीसरा और बाहर वाला चौथा। तो मैम नेट फील्ड कितनी बनेगी, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर। अब क्या सिखाया मैम ने कि ये पॉइंट इस वाले वायर के भी अलोंग है और ये पॉइंट इस वाले वायर सेगमेंट के भी अलोंग है, यानी कि ये और ये यहाँ पर कितनी फील्ड बना रहे होंगे, 0, यानी कि B1 और B2 क्या हो गए बेटा, 0 हो गए। कौन बचे, B3 एंड B4। चलो अब तो आ गया होगा समझ में, B3 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये सेमी सर्कुलर लूप है, तो डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट इधर, थंब इनवर्ड, तो कैसे आ रही है, इनवर्ड आ रही है। और सेमी सर्कल की वजह से देखो μ0I/2a होता था पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पे, और उसका भी आधा कर दो यानी कि 4a।
तो ये सेमी सर्कल की वजह से डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड। ठीक है, चलो B4 का मैग्नीट्यूड निकालो। B4 देखो बाहर, इसकी रेडियस कितनी है B, और ये भी सेमी सर्कल है, तो इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट I बाय, सेमी सर्कल है 4 और रेडियस B। डायरेक्शन देखो, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड होगी। अब देखो यहाँ पे श्योर हो जाओगे तुम कौन सी फील्ड बड़ी है। हाँ भाई, B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, और करंट दोनों में सेम है, तो किसकी रेडियस बड़ी है मैम? B बड़ा है A से, तो किसकी फील्ड ज्यादा होगी बेटा? B3 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा B4 के मैग्नीट्यूड से। यानी कि अगर मुझे B नेट निकालना है तो ये दोनों तो जीरो हो गए, तो मैं B3 में से B4 माइनस करूंगी, दैट इज म्यू नॉट I बाय 4A माइनस म्यू नॉट I बाय 4B। और कौन सी फील्ड बड़ी है? B3, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, कॉमन ले लो यहाँ से, तो म्यू नॉट I बाय 4 बाहर आ गया, अंदर 1 बाय A माइनस 1 बाय B, B माइनस A अपॉन AB, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगला करें? चलो अगला करते हैं। लेक्चर 1 गो में देखा करो। ठीक है, और पता है जिनके पास ऑफलाइन पढ़ने का ऑप्शन है या वो पढ़ सकते हैं तो वो ऑफलाइन पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप एक जगह लगातार बैठ के, मतलब बैठना ही है आपको, सुनना ही है। और ऑनलाइन में जो है, अगर आप 1 गो में बैठ के प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और एक टाइम आपने फिक्स नहीं कर रखा है अपना, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी लेक्चर की बात कर रही हूँ, चाहे आपने कोई भी कोर्स ले रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, तो कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क किसी भी मंजिल तक पहुंचा देती है। ठीक है, कभी कभी टैलेंट पीछे रह जाता है, तो कंसिस्टेंट रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। चलो भाई सवाल देखते हैं। सवाल 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 ठीक है, ये 180 डिग्री बन रहा है पूरा, ये सेंटर है, ये करंट है I। ठीक, मुझसे वही पूछा है, अब तो सवाल आ गया होगा आपको। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सिस्टम। तो भाई तोड़ लो सेगमेंट में तुरंत, 3 चीजें नजर आ रही हैं। देखो, ये एक वायर नजर आ रहा है जो इस तरफ से फाइनाइट है और इस तरफ से इनफाइनाइट है, मतलब ये पहला सेगमेंट हो गया जो कि है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट है। अच्छा, ये देखो, एक एंड फाइनाइट है और एक एंड इनफाइनाइट है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। ये मुझे नजर आ रहा है सेमी सर्कल। सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर मुझे B नेट चाहिए तो मुझे करना होगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, तीनों की वजह से। बिल्कुल सही मैडम, ये A है, ये सेंटर है सेमी सर्कल का, तो ये भी A है। तो देखो क्या ये वाला पॉइंट, इसको सेगमेंट का नाम मैंने दिया है क्या? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। चलो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। तो B1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। B1 का मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A, बिल्कुल यहाँ से इस दूरी पर है। तो याद करो इनफाइनाइट लेंथ की वजह से, है ना, एक वायर होता था हमारे पास जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट लेंथ का होता था, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी। और अगर हमें यहाँ पे A परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी और यहाँ पे हमें फील्ड चाहिए होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाई A। ये किसकी वजह से होता था? दोनों तरफ से इनफाइनाइट। और अगर सेमी इनफाइनाइट होता था तो हम कैसे करते थे? म्यू नॉट बाय 4 पाई और इसका आधा कर दो, दैट इज I बाई A, है ना। ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, ये वाला केस लेते थे हम। A परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I, करंट I है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। डायरेक्शन बताओ। करंट की डायरेक्शन में हमने रखा थंब और C जा रहा है इनवर्ड। अरे थंब, करंट, फील्ड। स्ट्रेट वायर में ये करंट, ये फील्ड, सर्कुलर वायर में ये करंट, ये फील्ड। तो करंट, फील्ड यानी कि इनवर्ड। B2 क्या है? सेमी सर्कुलर वायर है। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से अभी अभी याद किया है, म्यू नॉट I बाय 4A, रेडियस भी A है। डायरेक्शन देखो, करंट, फील्ड। अब ये सेमी सर्कुलर लूप हो गया ना, करंट, फील्ड कहाँ आई? इनवर्ड।
अच्छा यहाँ पे देखो, क्या ये वाला पॉइंट तीसरे वाले के अलोंग पड़ रहा है? हाँ, वायर अपने अलोंग किसी भी पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं बनाता है, तो यहाँ पर B3 कितना हो जाएगा? 0। और अगर मुझे B नेट चाहिए, दोनों ही इनवर्ड है तो सिंपल ऐड कर देंगे और नेट फील्ड भी इनवर्ड बचेगी भैया। तो B1 इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A प्लस म्यू नॉट I बाई 4A, कॉमन ले लो, म्यू नॉट I बाई 4A कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 बाई पाई प्लस 1 बचा और नेट फील्ड बची इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही सवाल बनते हैं इससे, हर जगह आपको यही सवाल मिलेंगे, ऐसे ही सवाल बनते हैं यहाँ से अगर आप PYQs देखेंगे। ठीक है, देखो देखो देखो, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये बाहर होती है z। ऐसे बना हम ऐसे देते हैं, वरना कैसे बनाएंगे बाहर? ऐसे कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। हाँ, तो ये एक वायर है और ये कौन सा प्लेन है? XY प्लेन। ये z के अलोंग और ये भी z के अलोंग जा रहे हैं दोनों इन्फिनिटी तक, ये z एक्सिस है। और रेडियस a है, ये भी a है इस सेमी सर्कल की, करंट I है। ठीक, सेंटर पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म लिख देंगे यहाँ पर, है ना। बताओ भैया, बताओ कैसे निकालेंगे? तो हमें 3 सेगमेंट नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, जो दो एक जैसे हैं इसको कह दो ये तुम तीसरे आए हो, हम दोनों एक जैसे हैं, सेमी इनफाइनाइट है, ये तीसरा आया है। तो B नेट कितना हो जाएगा एट सेंटर इज इक्वल टू B1 की वजह से बन रहा होगा, 2 की वजह से बन रहा होगा और 3 की वजह से बन रहा होगा। तुम समझ पा रहे हो ये दोनों वायर कैसे हैं? देखो मार्कर कहाँ है मेरा, Z एक्सिस, Z कहाँ होती है बेटा? बाहर। तो ऐसे हैं ये दोनों वायर, ये ऐसे। ठीक है, तो ये वायर है, करंट ऐसे जा रही है और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। हाँ मैम, तो B1 वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो म्यू नॉट करंट है I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2A। करंट, अच्छा डायरेक्शन देखो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं आएगी, देखना पड़ेगा। करंट कहाँ है? देखो वायर, ये वायर है ना, एक्चुअली ये यहाँ नहीं है, ये बनाया है मैं। हाँ भाई, कैसे बनाएंगे हम ऐसे हवा में वायर? ऐसे बना देते हैं इसलिए, और Z एक्सिस है ये करंट कहाँ है? इनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और C पॉइंट पे फिंगर्स देखो कर्ल करो तो कहाँ जाएंगी? नीचे। अब नीचे में मैम कौन सा नीचे? ये या ये? अरे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, B की डायरेक्शन DL क्रॉस R से मिलती है और जो DB की डायरेक्शन होगी वो R के भी परपेंडिकुलर होगी और DL के भी परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है ना। तो अगर ये R वेक्टर है और B नीचे आ रहा है तो B पूरा 90 डिग्री पे नीचे आएगा ना, 90 डिग्री पे ही होना पड़ेगा उसे, करंट से भी, करंट एलिमेंट से भी और R से भी नीचे होना पड़ेगा, ये जस्ट नीचे होगा, है ना। देखो करंट इधर, जो ये करंट है थंब की डायरेक्शन में और फिंगर्स नीचे आ रही हैं, देखो ठीक 90 पर, यानी कि ये, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है फिजिक्स में? नीचे नीचे जा रहे हैं सीधे सीधे, माइनस जे कैप, सही है। अच्छा ऐसे ये दूसरा वाला देखो, B2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, इधर से इनफाइनाइट है और इधर से फाइनाइट है, तो फॉर्मूला तो वही होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही है। ठीक है, अरे मैंने ये क्या सही, ये मैंने वो लगा दिया, सॉरी, सेमी इनफाइनाइट का लगाना है ना, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई ए, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई ए, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, याद रख लो। यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई ए। डायरेक्शन देखते हैं, चलो यहाँ पे अब डायरेक्शन देखिए, करंट इधर, फिंगर्स कर्ल करो, कहाँ जा रही हैं? नीचे। नीचे भी कितने डिग्री पर होना चाहिए? A और L से 90 डिग्री पर, यानी कि जस्ट ऐसे, यानी कि ये भी माइनस जे कैप हुआ। ये कौन सा वायर है? आप तीसरी फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, इसको भी अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, चाहे इनवर्ड आएगी या फिर आउटवर्ड आएगी। अब जब दो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हो, है ना, तो तीसरे को भी ऐसे ही लिखो, तो तीसरे को भी लिखते हैं। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब आ रहा है इनवर्ड। मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्ट्रेट वायर में हम लगाते हैं दिस इज करंट, दिस इज फील्ड, सर्कुलर में कर देते हैं ये करंट, ये फील्ड। याद रखना, आसानी से हो जाएगा, पूरा चैप्टर राइट हैंड से हो जाएगा। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा सेमी सर्कुलर की वजह से होती है म्यू नॉट आई बाय 4a, रेडियस ए। डायरेक्शन क्या आ रही थी भाई इसकी, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब -k। अब अगर मुझे बी नेट की डायरेक्शन लिखनी है वेक्टर फॉर्म में तो मैं लिखूंगी bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो i डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं बनी है तो b हो जाएगा हमारा, ये देखो ये दोनों माइनस जे है, तो -2 म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a j कैप और k माइनस में, तो माइनस म्यू नॉट आई बाई 4a इंटू के कैप। दिस इज वेक्टर फॉर्म। अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैंने पहले भी बताया, अंडर रूट 11th में करते थे ना, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक लास्ट सवाल ले रहे हैं आज के लेक्चर का, वो भी बड़ा फेमस सवाल है, बुक्स में भी मिलेगा आपको और आया हुआ भी है। तो देखो क्या है, छाप लिया साइड हो जा रही में, पॉज करके नोट कर लो। अब ये मुझे कहना आ गया है कि पॉज करके नोट कर लो। ये यहां से करंट चली आई नहीं, करंट आई चल रही है, चलिए इसमें भी आई गई, और ये सेंटर है और ये सेंटर पे जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा। कुछ करंट इसमें गई है, कुछ करंट इसमें गई है। एक करंट की वैल्यू दी हुई है I1 और इसकी दी हुई है I2। पूछा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। करें मार्कर को इंक और पिला दें, थोड़ा लाइट चल रहा है। चलो एक बार ट्राई करो तुम लोग, इसको ट्राई करना, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जाना चाहिए, वैसे एक जगह अटक जाओगे जाके, बताओ कहाँ। मैडम ये तो दिया ही नहीं है कौन सी करंट बड़ी है, अरे बाप रे, रेडियस भी नहीं दिया है मैडम, ये क्या बवाल है। चलो रेडियस आर ले भी लो, ए ले लो रेडियस, तुम्हें ए की आदत है, लेट कर ली हमने ए रेडियस। चलो करते हैं, सेंटर पे फील्ड चाहिए तो मैं सेगमेंट में तोड़ूंगी। मैम ये पहला, ये दूसरा, नजर आ रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा यहाँ तक और चौथा यहाँ तक, क्योंकि इस वाली सर्कुलर आर्क में करंट कुछ और है और इस वाली सर्कुलर आर्क में करंट कुछ और है। तो मैं कहूंगी यहाँ पर बी नेट बनेगा मैडम 4 की वजह से। तीसरा देखो ये 1 2 है ना, तो इसको लिख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो बी नेट इज इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर प्लस b4 वेक्टर। सही है, चलो अच्छा, 2 तो देखो तुरंत 0 हो गए, दिखे तुम्हें, दिखे। ये वाला पॉइंट इस वायर के अलोंग है और ये वाला पॉइंट इस वायर के भी अलोंग है, मतलब यहाँ पे ये और ये कोई फील्ड नहीं बनाएंगे, यानी कि b3 और b4 क्या हो जाएगा, 0। चलो थैंक गॉड। अब इस पे आते हैं, तो b1 लिखते हैं कि b1 कितना बनाएगा, b1 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं पहले। चलो वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, कितनी आएगी मैम, आर्क है, नीचे एंगल थीटा है, तो मैम ये वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा होगा, है ना, पूरा 2 पाई और बचा हुआ 2 पाई माइनस थीटा। तो सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे, दिस इज सर्कुलर आर्क, इसकी वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड बनती है, आई होप फॉर्मूला याद होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a पूरे की वजह से, और मैंने कहा था थीटा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो थीटा यहाँ पे क्या है, 2 पाई माइनस थीटा और अपॉन 2 पाई, समझ गए। अरे म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई, थीटा यहाँ पे कितना है, सेंटर पे कितना बन रहा है, 2 पाई माइनस थीटा। ये वाली आर्क सेंटर पे 2 पाई माइनस थीटा बना रही है, ठीक है। डायरेक्शन, कर योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जा रहा है इनवर्ड, ये लो B2, और डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है तो इनवर्ड को भाई माइनस के भी लिख सकते हैं वैसे तो हम, है ना, माइनस के भी लिख सकते हैं अगर लिखने पे बात आए तो। चलो B2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, डायरेक्शन B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो ये रही आर्क, तो करली और फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आ रहा है बाहर और सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, तो लिखेंगे हम म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू सेंटर पे एंगल इज थीटा बाई 2 पाई, और आउटवर्ड बन रही है और यानी कि प्लस के। अब इनवर्ड और आउटवर्ड है तो हमें नेट फील्ड लेने के लिए माइनस करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, माइनस। याद रहे मैंने ये ए लेट किया है, मुझे गिवन नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है। B1 में I1 लेना है मुझे और B2 में I2 लेना है, भूल गए थे, लिख दिया। अब भाई कैसे पता चले, ना तो एंगल के बारे में यहाँ पर, ना तो रेडियस चलो ए मान भी लेते हैं, बट गिवन टर्म नहीं है, तो हमेशा आंसर किसके टर्म में आना चाहिए, गिवन टर्म्स में आना चाहिए। क्या करें, तो यहां पर एक तरीका करा जाता है। देखो बी नेट में मैं ऐसा मान लेती हूं अभी के लिए, लेकिन फाइनल आंसर इस टर्म में नहीं छोड़ूंगी। मान लेते हैं कि B1 का मैग्नीट्यूड B2 से बड़ा है, मान लिया, कोई एक तो बड़ा ही होगा, एक तो होगा ही बड़ा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। हाँ बराबर भी हो सकता है, बराबर हुआ तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा बराबर। तो मैंने मान लिया कि बड़ा है B1, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ म्यू नॉट I1 बाय 2a B1 में से, और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, और माइनस कर दूं इसको, म्यू नॉट I2 थीटा अपॉन 2a, और इधर क्या चल रहा है 2 पाई। सही लिखा मैंने, सही लिखा इसको, और ये मैंने लेट किया है। ठीक है मैम, अब ऐसे थोड़ा ना आंसर छोड़ सकते हैं लेट करके, हाँ तो बताएंगे आगे। तो इसको मैंने लेट किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब क्या करें इस सवाल में, इस सवाल में हमें कुछ भी और नहीं पता है, आगे कैसे बढ़े। तो ध्यान से सुनो, क्या ये ऊपर वाला वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसको एक रेजिस्टेंस मान सकती हूँ मैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 है। हाँ मैम बिल्कुल मान सकते हैं। कहाँ पे करें, कहाँ पे करें, कहाँ पे करें, इधर कर दें, चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर दे रही हूँ, इतने में दिख रहा है ना, इतने में यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो नहीं यहीं करना पड़ेगा भाई। चलो ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाले वायर का R1, और नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया R2, और यहाँ से करंट आ रही थी हमारी I, और इसमें चली गई I1 है ना, और इसमें चली गई I2। ठीक, इस वायर की लेंथ मैं मान ले रही हूँ L1 और नीचे वाले लेंथ L2। वायर जो है पूरा जो लूप है वो सेम वायर है ना, यानी कि सेम वायर है अगर, तो मटेरियल सेम होगा, मटेरियल सेम होगा। मैम इससे क्या मटेरियल की बातें कहाँ कर रही हो, अभी आर आ गया पिक्चर में, और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए भी हो सकता है, करना पड़ेगा ये, है ना। मैम हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में ये करना है, 10 तरीके जब तुम सवाल कर लेते हो ना तो अपने आप दिमाग चलने लगता है बाद में, है ना। इस जैसा कोई और सवाल टकराएगा तो कहोगे अच्छा उस सवाल में ऐसा किया था, मतलब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगी तुम्हारे अंदर चीज कि किस में क्या लगाएं। बेटा मटेरियल सेम है तो क्या रो सेम रहेगा, हाँ मैम रो सेम रहता है अगर मटेरियल सेम होता है ना। रो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस करता है इन सब बातों पे डिपेंड। अच्छा मैम क्या ये दोनों बच्चों पैरेलल में है, यहाँ से करंट आई चली थी ना, क्या ये दोनों, और यहाँ पे आई गई थी, हाँ चलो, क्या ये दोनों पैरेलल में है, हाँ मैम पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, हाँ मैम V1 बराबर क्या होता है V2 होता है। चलो क्या मैं V को IR लिख सकती हूँ, तो इधर मैं लिख सकती हूँ I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है ध्यान रखना, I1 ही लिख दिया। क्या मैं रेजिस्टेंस को लिख सकती हूँ रो L बाई ए, इधर दिख रहा है ना, हाँ रो L बाय ए, लेंथ कितनी है L1, वायर सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे वायर का क्या है सेम है ना, पूरा वायर यूनिफॉर्म है, ठीक है पूरा वायर कैसा है यूनिफॉर्म सेम, जब सेम वायर का बना हुआ है ये पूरा, ये है ना, तो रो भी सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है ना, सेम थिकनेस का है, यूनिफॉर्मली है, ठीक है, इज इक्वल टू I2 रो मटेरियल सेम, लेंथ अलग है भैया नीचे वाले वायर की तो L2, एरिया मैम वायर सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे का कैसा दे रखा है हमें सेम, वरना लिखा होता है नॉन यूनिफॉर्म वायर, ठीक है तो वायर सेम है। अब देखो यहाँ A से A मर गया, रो से रो मर गया, क्या बचा मैम यहाँ पे, यहाँ बचा I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। क्या हासिल हुआ मैम आपको इससे, अरे बता रहे हैं क्या हासिल हुआ, देखो देखो अब हम वही पुराना फॉर्मूला हम ये हटा रहे हैं, हमने सबको बता दिया कि यहाँ पे ये सब कुछ सेम है, तो बेटा यही पुराना फॉर्मूला जो तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ते आ रहे हो ना। एंगल कितना है यहाँ पे ऊपर वाले के लिए देखो 2 पाई माइनस थीटा, आर्क कितनी है बेटा, कितनी लेंथ मानी मैंने इसकी L1, और रेडियस कितना है बेटा A, सही है। तो यहाँ से L1 इज इक्वल टू आ गया 2 पाई माइनस थीटा इंटू A,
क्या ऐसे ही L2 भी आ जाएगा? हाँ मैम, कितना आएगा? 2 पाई L2 आएगा, एंगल बन रहा है नीचे थीटा इंटू ए। तो L1 L2 दोनों मिल गए मुझे, यहाँ वैल्यू रख दूंगी, देखो L1 की जगह 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए, L2 की जगह थीटा इंटू ए। तो I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इंटू ए इज इक्वल टू I2 और L2 थीटा इंटू ए। क्या क्या कैंसिल हो गया? ए से ए कैंसिल हो गया। देखो यहां से क्या निकला? I1 2 पाई माइनस थीटा बराबर है I2 इंटू थीटा के। अरे देखो हुआ ना कुछ हासिल, मेहनत करते हैं तो जरूर हासिल होता है। ये देखो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है। अब आ जाओ जरा इक्वेशन 1 पे। क्या मैंने यहाँ पे माना था कि B1 बड़ा है B2 से? अगर मैं B2 को, कोई बच्चा कहता नहीं नहीं मैम मैं तो B2 को B1 से बड़ा मानूंगा, तो वो यहाँ B2 को B1 से बड़ा मान लेता, तो वो इसमें से इसको माइनस करता है ना, माइनस ही करता है ना, प्लस तो नहीं करता, क्योंकि ये तो श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ रही है। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? हाँ मैम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, म्यू नॉट और ये भी इक्वल आ गई। तो भैया नेट फील्ड सेंटर पे कितनी बनी? 0 बनी। इसीलिए इस क्वेश्चन में ना रेडियस दी होती है ना लेंथ, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आना है? 0। तो जिन बच्चों को ये सवाल आता है तो वो कहते हैं भाई हमें तो पता है सेंटर पे कितनी फील्ड आने वाली है? 0। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं, और जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 चैप्टर 4 के देख ले, नोट्स बनाए और पढ़ाई करते रहो बच्चों। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।